ऑलराइट जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट किसका हो रहा है? ये हो रहा है बिजनेस का डेवलपमेंट, ये हो रहा है मार्केट का डेवलपमेंट, ये हो रहा है प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। ये बेसिकली बिजनेस को एक्सपैंड करने का और ग्रोथ करने की बात करता है। तो हम बड़ी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे इस चैप्टर के अंदर और डिफरेंट मॉडल के जरिए से कि मार्केट को डेवलप कैसे किया जाता है, बिजनेस को एक्सपैंड कैसे किया जाता है, ग्रोथ कैसे अचीव की जाती है। सो हमारे जो लर्निंग आउटकम्स होंगे वो चैप्टर के होंगे। विल टॉक अबाउट PIMS विच इज प्रॉफिट और इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ये एक बहुत ही कोई इंप्रेसिव किस्म की स्टडी थी जो कि हुई थी अमेरिका के अंदर, तो हम उसके बारे में जरा बात करेंगे। एंसॉफ्स ग्रोथ मैट्रिक्स के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। बड़ा पॉपुलर मेथड है ग्रोथ को अचीव करने के लिए, जो स्ट्रेटजीज है उसमें उसने डिफाइन किए। मेथड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, ठीक है, हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। बिजनेस फोरकास्टिंग, असेसमेंट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज। वंस वी हैव स्ट्रेटजीज आउटलाइन, वी नीड टू सी कि यार वो कितनी अप्रोप्रिएट है। सो ये हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स है चैप्टर नंबर 6 के। सो चैप्टर नंबर 6 का आगाज होता है PIMS विच इज प्रॉफिट इंपैक्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सो देखिए, अमेरिका के अंदर 1970s में प्राइमरीली 1972 से लेकर 1974 के दरमियान में कुछ 3000 बिजनेस का डाटा एक रिसर्च कंडक्ट की गई है। तो एक थिंक टैंक, एक रिसर्च बनाई गई और उस रिसर्च में जो डाटा आया गया वो आया 3000 ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स का, ठीक है, जो डिफरेंट डिविजन्स है और बिजनेस यूनिट्स से SBUs थे, वो 3000 ऑर्गेनाइजेशन का डाटा आया। और वो डाटा आया था फॉर एग्जांपल कि किसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, किसने कितना मार्केट शेयर कितना है, सेल्स कितनी है, क्वांटिटी क्या है, इस तमाम तरह डाटा उन्होंने फेच किया। उस मार्केटिंग एक्सपेंड कितना किया हुआ है, मार्केटिंग किस तरीके से हो रही है। तो उस स्टडी का बुनियादी जो सवाल था, जिस सवाल से उसका आगाज हुआ, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि ऑर्गेनाइजेशंस के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट कौन सा होता है। व्हाट इज वन थिंग एंड व्हाट आर दोज थिंग्स इन फैक्ट, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करती हैं। सो व्हाट इज इट दैट वी नीड टू टारगेट, ठीक है, डू वी नीड टू टारगेट सेल्स, मार्केट शेयर, डू वी नीड टू टारगेट फॉर एग्जांपल मार्जिन्स पर यूनिट, व्हाट डू वी नीड टू डू, हमें करना क्या चाहिए। सो इस स्टडी के नतीजे में इस स्टडी में तकरीबन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोई 8 क्लासिफिकेशंस बनाई एंड 8 क्लासिफिकेशंस के अंदर वो 3000 बिजनेसेस जो है ना उनको उन्होंने डिवाइड किया। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन थी प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, ठीक है जी, कैपिटल गुड्स के प्रोड्यूसर्स, ठीक है, वो तमाम तरह कंपनी जिसके अंदर फॉल कर रही थी। रॉ मटेरियल्स के अंदर कंपोनेंट्स और सप्लायर प्रोड्यूस करने वाले, होलसेलर और रिटेलर्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विसेज। तो इन तमाम तरह क्लासिफिकेशन में उन्होंने डिवाइड किया और उसके बाद उस स्टडी के रिजल्ट्स को पब्लिश किया। वो स्टडी के जो रिजल्ट्स थे वो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में 1974 के आर्टिकल में पब्लिश हुए। दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट ऑफ PIMS। सो नाउ मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन्स ऑफ दो स्टडीज, जो कि आपके लिए और जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंप्रेसिव थी। वो ये थी कि सबसे पहला कंक्लूजन उन्होंने जो निकाला वो ये निकाला कि जितना ज्यादा मार्केट शेयर होगा उतना ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। तो पहला कंक्लूजन, 3 बुनियादी कंक्लूजन्स निकले इस स्टडी के नतीजे में। सो द फर्स्ट वाज हायर द मार्केट शेयर, हायर द रिटर्न, ठीक है, जितना ज्यादा अच्छा, ये बात आपने कहीं सुनी भी पहले, इससे पहले, यानी आपको याद होगा ना, इससे पहले हमने BCG मैट्रिक्स में हेंडरसन ने, BCG बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप वाले बंदे ने, उसने यही बात की थी। उसने कहा था मार्केट शेयर बढ़ेगा तो कैश ज्यादा मिलता है, पैसे ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो उसने कैश की बात की थी। बहरहाल यहां पे बात हो रही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, ठीक है जी। सो हायर द रिटर्न, हायर द मार्केट शेयर, हायर द रिटर्न। तो मार्केट शेयर का एक बहुत ही इंप्रेसिव किस्म का उसने कंक्लूजन निकाला इस स्टडी के नतीजे में। और ये जो स्टडी थी, अगर मैं आपको जरा इसका चार्ट दिखाऊं, ये 1974 वाले आर्टिकल में मौजूद ये जो चार्ट था, इट्स बेसिकली टेलिंग यू द रिलेशनशिप ऑफ मार्केट शेयर टू प्रॉफिटेबिलिटी। सो आपको नजर आएगा हॉरिजॉन्टली जो आपके पास मार्केट शेयर आ रहा है वो आ रहा है अंडर 7%, 7 to 14%, 14 to 22%, 22 to फॉर एग्जांपल 36% एंड ओवर 36%, ठीक है जी। एंड देन यू ऑन द वर्टिकल साइड यू कैन सी ROI परसेंटेज, ठीक है जी। तो यू कैन क्लियरली सी कि 36 ओवर 36% जिस भी कंपनी का मार्केट शेयर है वो कंपनी 30.2 रिटर्न जो है वो ले रही है, which means that we can conclude on an average business with the market share above 36% earned more than 3 times as much
as business with less than 7% market share. So अगर आपको खुद नजर आ रहा होगा कि जो अंडर 7% है उसका मार्केट शेयर है 9.6%, ठीक है जी। और जो ओवर 36% मार्केट शेयर अचीव कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशंस, उसका जो ROI है, या ROI की बात हो रही है, उसकी जो ROI की परसेंटेज है वो है तकरीबन कोई 30%, विच मीन्स के वो 3 गुना ज्यादा ROI कमाती है अगर मार्केट शेयर इन नंबर्स के अराउंड फॉल करता है। सो दिस वाज अ बिग कंक्लूजन। और उसको जो रिलेट किया उन्होंने कहा कि यार जब आपका मार्केट शेयर बढ़ता है तो बेसिकली होता क्या है, जब आप स्केल्स में खेलते हो, सो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है ना वो आपको अचीव होता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल के नतीजे में सबसे हम ये बात बहुत जानते हैं, बचपन से इकोनॉमिक्स में पढ़ा हमने, इससे पहले इन लेक्चर्स में हमने बात की, इकोनॉमी ऑफ स्केल का बहुत फायदा होता है। आप परचेज करते हो तो आप लार्ज डिस्काउंट लेते हो, आप एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो मास लेवल पे कर लेते हो, आप जो है वो फॉर एग्जांपल लार्ज वॉल्यूम में सेल कर सकते हो, ठीक है, तो आप बड़े बड़े बैचेस सेल कर सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ तो आपको, या फिर आपके पास आपको ये भी नजर आता है कि आप अगर आपके मार्केट शेयर ज्यादा होता है तो फिर आप ज्यादा एफिशिएंट यूज करते हो अपने इक्विपमेंट को, नॉन करंट एसेट्स को, प्लांट एंड मशीनरी को। तो ये तमाम तरह बेनिफिट आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल के मिलते हैं, एंड विच एस्टैब्लिशेस कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, यानी मार्केट शेयर बड़ा होगा तो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे तो स्केल बड़ा होगा तो ये तमाम तरह बेनिफिट्स आपको मिलेंगे फ्रंट एंड के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, मार्केटिंग के ऊपर भी, और फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन वाले एंड के ऊपर भी। अगर हम बात करते हैं रिटेलर्स की तो दे विल हैव, अगर हम बात करते हैं रिटेलर्स की, सो फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिटेलर्स को फायदा होता है कि नए प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लायर्स का एक्सेस इजी मिल जाता है उनको, दे हैव इजियर एक्सेस टू रिटेल प्रॉपर्टी। सो बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने में फायदा होता है बिकॉज जो रिटेलर्स हैं, जैसे बड़े बड़े स्टोर्स नजर आते हैं आपको चेस के, तो इनको ज्यादा फायदा होता है बिकॉज दे कैन एक्चुअली, दे हैव मोर कैश, दे हैव मोर स्केल टू एक्चुअली ग्रो अप द बिजनेस। तो ये तमाम तरह फायदे बड़े बिजनेसेस को मिलते हैं जहां पे लार्ज शेयर होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो कि उसने ड्रॉ किया प्रोडक्ट क्वालिटी से। सो उसने प्रोडक्ट क्वालिटी का भी एक बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रॉफिटेबिलिटी से, ठीक है। सो मैं आपको इसी आर्टिकल का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी थी जो कि इस स्टडी को बाद में कंटिन्यू किया गया। आई थिंक देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंस्टीट्यूट, SPI। इट वाज अ नॉन प्रॉफिट मैसेच्यूसेट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद उसने कंटिन्यू किया था, और स्टडी ने बाद में, एंड दे वर वेरी स्टार्टलिंग रिजल्ट्स बिकॉज लोग ये समझते थे कि जितना आप फॉर एग्जांपल इसकी बहुत सारी काउंटर अजम्पशंस भी थी जो कि इस स्टडी ने ब्रेक की थी। मैं आपको इस स्टडी के एंड में बताऊंगा, जब मैंने तीनों कंक्लूजन बता दूंगा आपको, तो मैं उसके एंड में आपको बताऊंगा कि वो क्या थॉट था इससे पहले जो कि इसने रिमूव किया था थोड़ा सा। सो रिलेटिव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। रिलेटिव क्वालिटी इज बेसिकली, यानी क्वालिटी जो है इज बेसिकली वैल्यू फॉर मनी फॉर द कस्टमर, ठीक है जी। अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं, ये 1974 वाले आर्टिकल में से ही हमने एक्सट्रैक्ट किया है, ये जो ओरिजिनल आर्टिकल है HBR का। इसमें अगर आप देखें इफेक्ट ऑफ मार्केट शेयर एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, सो आपको नजर आएगा वर्टिकली, आप अगर देख सकते हैं कि मार्केट शेयर है अंडर 12%, 12 to 26%, एंड देन यू हैव ओवर 26%। प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो है इंफीरियर, एवरेज और सुपीरियर क्वालिटी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये इस मैट्रिक्स यानी इस टेबल के अंदर उन्होंने डिवाइड किया डिफरेंट इंडस्ट्रीज के। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि कुछ हैं इंफीरियर क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ हैं फॉर एग्जांपल, और हर इंडस्ट्री के अंदर होता है, घड़ी बनाने वालों के अंदर होता है, फॉर एग्जांपल गाड़ी बनाने वालों के अंदर होता है। तो हर इंडस्ट्री के अंदर तीन क्वालिटीज में उन्होंने डिवाइड किया, और उसके बाद उनको मार्केट शेयर भी देखा, और फिर उन्होंने कहा कि यार इस प्रोडक्ट क्वालिटी का बेसिकली ROI क्या आ रहा है। तो जो परसेंटेज नजर आ रही है आपको 4.5%, 10.4%, 17.4%, यानी अंडर 12% की, तो ये परसेंटेज बेसिकली है ROI की परसेंटेज। सो यू कैन क्लियरली सी कि अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी सुपीरियर है फॉर एग्जांपल, तो फिर तीनों सिचुएशंस में जहां पे मार्केट शेयर अंडर 12% है, तो अंडर 12% मार्केट शेयर के केस में सुपीरियर क्वालिटी इज मेकिंग एन ROI ऑफ 17.4%। 12 to 26 के केस में आ रहा है 18%, एंड ओवर 26 के केस में आ रहा है 28.3%। सो प्रोडक्ट क्वालिटी कपल्ड विद द मार्केट शेयर, डेफिनेटली इट इज इंक्रीजिंग। तो मार्केट शेयर का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द ROI, एंड प्रोडक्ट क्वालिटी का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
कि जैसे जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी बेहतर होती जाएगी आपको उतना ही ज्यादा मार्जिन, बिकॉज कस्टमर्स दिस शोज कि कस्टमर्स वांट टू बाय। ये एक इससे पहले थॉट था उस कि आप अगर जितना ज्यादा बेचेंगे, ठीक है, आप लेट्स सपोज 99 रुपीज शॉप टाइप के फॉर एग्जांपल, बहुत सारी उस जमाने के अंदर भी बहुत सारी होंगी इस तरह की सेल। जैसे अभी मैंने सुना है कि शायद लाहौर में एक $1 शॉप खुली है कि हर चीज 150 रुपए की मिलेगी, ठीक है। सो तो ये ध्यान में ये था कि आप जितनी ज्यादा सेल करेंगे, क्वालिटी चाहे जैसी भी हो, पीपल वांट टू बाय, एंड इफ यू वांट टू टैप द लोअर एंड ऑफ द मार्केट which carries the most mass, ठीक है, तो उस सिचुएशन में यू विल बी एबल टू गेन मोर रिटर्न। सो ये स्टडी कहती है कि नहीं भाई, प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर करोगे, ठीक है, और उस खास नीश के अंदर, उस खास एरिया के अंदर मार्केट शेयर भी अगर आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट द मोस्ट बेनिफिट, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर होगी, मार्केट शेयर कम होगा, आरओआई थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड इट्स बेसिकली अबाउट द चार्जिंग प्रीमियम प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो सुपीरियर क्वालिटी का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन की होगी, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सुपीरियर क्वालिटी कैन नॉट कम विदाउट डिफरेंशिएशन, सही है। सो सुपीरियर क्वालिटी इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन एंड चार्जिंग प्रीमियम इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज योर आरओआई। सो ये बेसिकली बात की थी, और इसी का एक जिमनी कंक्लूजन, एक और सब कंक्लूजन ये निकला था, पुअर क्वालिटी जो है, पुअर क्वालिटी will affect the benefits of high market share, ठीक है, यानी एडवर्सली इफेक्ट करेगा, यानी अनफेवरेबली इफेक्ट करेगा, ठीक है। सो पुअर क्वालिटी जो है वो डेफिनेटली एडवर्सली इफेक्ट करती है अगर आपके पास हाई मार्केट शेयर भी होगा। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाई मार्केट शेयर विल प्रोड्यूस हाई रिटर्न्स, सो उसके साथ क्वालिटी का भी एक आपस में एक इंटररिलेशनशिप बनाया है। सो यू सी इट सेज बेनिफिट्स ऑफ हाई मार्केट शेयर कैन बी लॉस्ट ड्यू टू पुअर रिलेटिव क्वालिटी। और अगर आप देखो इस ग्राफ के अंदर तो आपको नजर आएगा कि अगर आपका मार्केट शेयर जो है वो फॉर एग्जांपल ओवर 26% है, तो सुपीरियर क्वालिटी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर आपको मिलेगा 28%, 28.3% आरओआई। और अगर आप एवरेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 21.9, यानी आप यू नो एंड दिस इज व्हाट द डिफरेंस ऑफ प्रीमियम ओवर डिफरेंशिएशन इज, सही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां से इस स्टडी के ओरिजिनल स्टडी से। सो नाउ द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज जो कि उसने किया और जो कि इसके नतीजे में आया वो ये आया कि एंड दे वांटेड टू आल्सो फाइंड आउट कि इन्वेस्टमेंट का आपस का ताल्लुक क्या है प्रॉफिटेबिलिटी से। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये भी एक इससे पहले एक, यानी मैं भी वही बताना चाह रहा हूं कि जो अजम्पशंस थी इस स्टडी से पहले वो ये थी कि जितना पैसा डालोगे उतना पैसा ज्यादा बनेगा। तो जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। सो इस असम्पशन को भी उसने काउंटर किया। उसने कहा कि देखें, जितनी ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट की इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की इंटेंसिटी होगी, हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद प्रॉफिटेबिलिटी का जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी आपकी बिजनेस के अंदर, उतना कम प्रॉफिट आप कमाएंगे। उसकी उसने बात क्या की, उसने कहा कि हाई इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इक्विपमेंट सीम्स टू रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, अब जरा इसका ग्राफ देखते हैं। इसी 1974 वाले आर्टिकल के अंदर मौजूद है, एग्जिबिट नंबर 6, और ये कहता है कि देखें, अब यहाँ पे आपको बॉटम पे नजर आएगा फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट की इंटेंसिटी अंडर 40% से लेके ओवर 90% तक आ रही है, और आरओआई की परसेंटेज नजर आ रही है आपको ये बार्स, ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट की इंटेंसिटी अगर अंडर 40% है, ये ओरिजिनल नंबर्स हैं, वो स्टडी के जो निकाल रहे हैं, जो अंडर 40% है, तो फिर आपका जो आरओआई की परसेंटेज है वो आ रही है 29.3%। और अगर इन्वेस्टमेंट की इंटेंसिटी जो है वो ओवर 90% है, तो फिर 4.9% आ रही है, विच शोज के, और इसका नतीजा उसने कहा कि देखें, जब आपकी इन्वेस्टमेंट, और इसकी स्टडी के जो मौजूद है बातें, वो ये बातें हैं कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, यू हैव मोर डेप्रिसिएशन। एक बात तो ये हो गई क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। दूसरी बात ये होती है कि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, यू एक्चुअली एंड अप प्रोड्यूसिंग मोर बिकॉज यू वांट टू कंज्यूम द मैक्सिमम कैपेसिटी, सही है।
तो जब आप ज़्यादा बनाते हो तो फिर आप ज़्यादा बनाने के ज़्यादा बेचना चाहते हो, तो यू वांट टू सेल इट मोर, सेल मोर, बिकॉज देखे ना, बात ये है कि जैसे भी हमने जस्ट इन टाइम मैकेनिज्म है, वो ये कहता है कि यार आप जितनी इन्वेंट्री रखोगे ना उतना ज्यादा कॉस्ट इनकर करोगे। इन्वेंट्री इज अ कॉस्ट, ठीक है, आपको कैपिटल फंसाना पड़ रहा है उसके अंदर। सो होता ये है कि एक्चुअली आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विपमेंट के अंदर, इजाफी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उससे होता ये है कि एक डेप्रिसिएशन की हिट पड़ती है। दूसरा मसला ये होता है कि आप चाहते हो उसको यूटिलाइज करो, कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए यू वांट टू प्रोड्यूस मोर। जब ज्यादा प्रोड्यूस कर लेते हो तो उसको बेचना आप चाहते हो। अच्छा, मार्केट में उस तरह की क्वांटिटी को उस फिक्स प्राइस के ऊपर बेचना मुश्किल होता है, एंड दैट्स व्हाई यू वांट टू गिव डिस्काउंट्स। जब डिस्काउंट देते हो तो फिर डेफिनेटली आप उसकी सेलिंग प्राइस बहुत कम कर देते हो और मार्जिन और कम हो जाता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ता है। समझे आप मेरी बात? सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है, इसको आप दोबारा से भी सुन सकते हो अगर आपको इसमें क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन ये है कि बेसिकली ज्यादा प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है और ज्यादा सेल करने की टेंडेंसी होती है, और उसी की वजह से डिस्काउंट्स ज्यादा जो है वो चले जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना वो रिटर्न आपका कम हो जाता है। दिस इज व्हाट द बेसिक आइडिया इज। सो यहाँ पे अगर आप देखो इसको तो आपको नजर आएगा, एक और मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ यहाँ पे, एंड दिस ऑल्सो हैज अ रिलेशनशिप विद द मार्केट शेयर एज वेल, कि इन्वेस्टमेंट की इंटेंसिटी आ रही है आपके बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट कॉलम के ऊपर, एंड यू कैन सी अंडर 45%, 45 to 71%, यू कैन सी ओवर 71%। ठीक है जी, मार्केट शेयर आपका अंडर 12% है, 12 to 26% और 26% अबव, एंड यू कैन सी के दरमियान में जो आपके पास ROI आ रहा है वो आ रहा है 21% आ रहा है, अंडर 45% एंड 12% मार्केट शेयर। अंडर 45%, इसी अंडर 45% इंटेंसिटी इन्वेस्टमेंट इंटेंसिटी वाली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यू विल सी अ राइज इन ROI with 12 to 26% market share, and over 26% के अंदर you can see 34.6%। ठीक है, so you can see, you can notice कि जैसे जैसे आपका, और ये देखे ना, जो बात हमने क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में की थी, वही बात इंटेंसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर भी हो सकती है। जितनी ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट की इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा वो एडवर्सली इंपैक्ट कर रही है। आप अगर आप देखें इसको तो उतना ज्यादा वो एडवर्सली इंपैक्ट कर रही है, किसको? वो इंपैक्ट कर रही है आपकी ROI को। तो मार्केट शेयर के से जो बेनिफिट आपने निकाला था, यानी ये तो हमारा बुनियादी कंक्लूजन निकल आया ना वैसे भी, कि मार्केट शेयर का आपका इंपैक्ट पड़ेगा ROI के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ये बात तो हो गई है। आप जितनी बेहतर क्वालिटी करोगे उतना ज्यादा ROI बढ़ जाएगा, कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन नंबर 3, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की इंटेंसिटी होगी इक्विपमेंट्स और प्लांट एंड मशीनरी और नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, उतना कम उसका बेनिफिट होगा जो कि मार्केट शेयर से आपने अचीव किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? सो यू कैन सी यहां पे अगर आप देखें तो 34.6% आपका ROI आता है अंडर 45, और जैसे जैसे आप जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, यानी ओवर 71% पे अगर आप जाएं तो यू कैन सी कि वो 15.7% पे आ जाती है, ओवर 26% वाला, और अंडर 12% वाला और भी कम हो जाता है, जिसमें 21.2% से लेके आपका 2% तक वो आ जाता है। सो यू कैन सी द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट इंटेंसिटी हैज ओवर द प्रॉफिटेबिलिटी। सो दिस इज what was the conclusion, the key 3 conclusions behind that was the outcome of this study PIMS, and और इसके नतीजे में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने फायदा उठाया और अपनी फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजीज को चेंज किया। एक आखिरी कंक्लूजन एक और भी था जो कि इसका बहुत ही क्रिटिकल कंक्लूजन नहीं था, बट वो एक्चुअली दैट वाज पार्ट ऑफ द स्टडी, वाज दैट जब एक्विजिशंस होती हैं, बहुत सारी एक्विजिशंस भी उसके स्टडी का पार्ट बनी थी। जब एक्विजिशंस होती हैं तो उसके जो मेन बेनिफिशरीज होते हैं, उस स्टडी ने बात साबित की, उसके जो मेन बेनिफिशरीज होते हैं वो बेसिकली शेयर होल्डर्स ऑफ द एक्वायरी होते हैं। एक्वायरर के शेयर होल्डर को बहुत सारा पैसा लूज करना पड़ता है, बहुत सारा शेयर देना पड़ता है। सो एंड दैट्स व्हाई द मेन बेनिफिशरीज जो है ना, आमतौर पे ये कन्वेंशनल विजडम ये कहता है ना कि आपने एक्वायर किया तो फिर फायदा फिर आपका होगा, बिकॉज समहाउ आप जो है ना वो आप एक्वायरर के शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। बट इस स्टडी ने ये बात डाटा के जरिए से साबित की कि जो एक्वायरी के शेयर होल्डर्स हैं असल में फायदा उनको पहुंच जाता है, वो एक्वायरर के शेयर होल्डर्स उतने फायदे में नहीं रहते। तो मेन बेनिफिशरीज जो है ना वो एक्वायरी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। सो ये उसने बात की। तो ये बुनियादी तौर पे हमारे 3 कंक्लूजन्स हैं जिसके बारे में हमने बात की PIMS में,
profit impact of marketing strategies. The next topic we are going to talk about is ANSOF's growth metrics. ठीक है, तो हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे.